हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वर्क द प्ले ऑफ मीनिंग्स। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ये जो वर्क है द प्ले ऑफ मीनिंग्स ये कहाँ से लिया गया है, क्या कि ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं तो कहाँ से पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने इसका सोर्स पढ़ा था कि ये क्यों कहाँ से लिया गया है। सेकेंड हमने डिस्कस किया था कि इसका जो मीनिंग है इसके टाइटल का जो मीनिंग है वो क्या है, कि आखिर इसका टाइटल द प्ले ऑफ मीनिंग्स क्यों है और इसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, फिर ये वाली देखना, सो दैट आप इस वर्क को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट की वीडियो में हमने क्या सीखना है कि टाइटल समझ लिया, कहाँ से लिया ये समझ लिया, अब समझेंगे कि इस वर्क में है क्या। ठीक है, यानी कि इसको रीड आउट करने का एक स्ट्रक्चर, एक चार्ट मैंने बना रखा है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट पेज पे। तो हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस वर्क को अब अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एक बुक है द हैंडबुक ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेस टू लिटरेचर बाय विल्फर्ड गायरन एंड अदर राइटर्स। ठीक है, कोलैबोरेटेड बुक है, क्रिटिसिज्म की बुक है, उसके रिगार्डिंग है। उसमें बहुत सारी थ्योरीज, बहुत कॉन्सेप्ट्स मेंशन है, लिटरेचर को स्टडी करने के अलग अलग तरीके मेंशन है। ठीक है, हाँ ऐसे ही कुछ है उसमें। तो उस बुक में एक थ्योरी मेंशन है जिस थ्योरी का नाम है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी, जो कि अगेंस्ट है स्ट्रक्चरलिज्म के, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आई थी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी, उसके अगेंस्ट। इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी कोई वर्क लिखा हुआ है तो उसका जो मीनिंग होता है वो कभी फिक्स नहीं होता है। मीनिंग इज़ नॉट फिक्स्ड बट क्राफ्टेड बाय रीडर हिमसेल्फ, कि किसी भी वर्क का मीनिंग फिक्स नहीं है कि यानी कि इसका यही मतलब होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है तो कैसा होता है, तो ये होता है कि उसका मीनिंग चेंज होता रहता है, डायनेमिक होता है। और मीनिंग जो निकालना है कि आखिर इस वर्क का मीनिंग है क्या, ये कौन निकालेगा, तो ये रीडर निकालेगा। इसमें जो डोमिनेंसी होती है, पावर होती है, वो रीडर के पास होती है। ये थ्योरी ये कहती है कि मीनिंग फिक्स नहीं है और मीनिंग निकालेगा कौन, तो रीडर खुद क्राफ्ट करेगा। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। ओके, हमने इसको आगे और स्टडी करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे और पता होना चाहिए, तभी ऐड कर पाएंगे ना ज़्यादा पॉइंट्स। ओके अब इस थ्योरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है द प्ले ऑफ मीनिंग्स। ठीक है, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है द प्ले ऑफ मीनिंग्स। इस प्ले ऑफ मीनिंग्स का क्या मतलब है, तो देखो ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ना, जो कहती है कि मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड बट क्राफ्टेड बाय द रीडर हिमसेल्फ, इसी चीज़ को समझने के लिए ना उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया प्ले ऑफ मीनिंग्स, और उसके अंदर चार और कॉन्सेप्ट दिए, रीडर रिस्पॉन्स, क्रिटिसिज्म, डायलॉजिक्स, डिकंस्ट्रक्शन। हाँ ये तीन ही है, तीन दिए, तीन और कॉन्सेप्ट दिए। और ये जो तीन कॉन्सेप्ट है ये, इनका एक जो सेंट्रल पॉइंट है वो सेम है। सेंट्रल पॉइंट क्या है सभी का, कि मीनिंग फिक्स नहीं है और रीडर खुद मीनिंग निकालता है। ओके, इसी को ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए, उस पर इम्पैक्ट डालने के लिए अलग अलग थ्योरीज बना दी हैं। तो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म एक अलग थ्योरी है, डायलॉजिक्स अलग पोर्शन है, डिकंस्ट्रक्शन अलग पोर्शन है। ठीक है, इन ये सारे कॉन्सेप्ट मिलके एक ही चीज़ बताते हैं कि मीनिंग फिक्स नहीं है, मीनिंग हर रीडर के लिए अलग होता है। और क्योंकि हर रीडर के लिए मीनिंग अलग होता है तो कहीं ना कहीं ये मीनिंग का एक खेल बन जाता है कि तुम्हारे लिए मीनिंग ये है, इस वर्क का मेरे लिए ये है। तो प्ले ऑफ मीनिंग्स है, बदलता रह रहा है। ठीक है, एक खेल सा है। तो ये प्ले ऑफ मीनिंग्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि ये है। ठीक है, आगे अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी जो पोर्शन लिखे हुए हैं ना, रीडर रिस्पॉन्स, क्रिटिसिज्म, डायलॉजिक्स, डीकंस्ट्रक्शन, इसको तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे पहले पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म दो पोर्शन और है, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे सो दैट जो बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, उसमें एग्जांपल्स भी ऐड करेंगे। ये कर लेंगे तो आई गेस कि ये जो वर्क है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी से। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी इज अ वे ऑफ लुकिंग एट लिटरेचर दैट क्वेश्चंस द आइडिया ऑफ फिक्स्ड मीनिंग। इट केम आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, कि फिक्स्ड मीनिंग का क्वेश्चन करता है, यानी कि कहता है कि फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, और ये स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सेज मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड, वर्ड्स ओनली हैव मीनिंग बिकॉज दे डिफर फ्रॉम अदर वर्ड्स, कि एक वर्ड का मतलब इसीलिए है क्योंकि
क्योंकि बाकियों से अलग है। अगर सेम ही होगा तो उस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो सेम है ना। एक वर्ड का मतलब तभी है क्योंकि वो अलग वर्ड से अलग है, ठीक है। दो अलग अलग वर्ड्स हैं, दो अलग अलग मीनिंग्स है। अगर दोनों वर्ड्स का सेम ही मीनिंग निकलता है तो एक ही मीनिंग बहुत है ना, एक ही वर्ड बहुत है, दो क्यों चाहिए, लाइक दैट। आगे, a text can be interpreted in many ways depending on who reads it, when it is read and in what context। कोई भी टेक्स्ट है उसके अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं, डिपेंड करता है कौन रीड करता है, कब रीड करता है और किस कॉन्टेक्स्ट में रीड करता है, यानी कि उसका माइंडसेट क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इस वर्क की है के लिए, टू हिज कोई मिस्ट्रेस। एक पोइम है, एंड्रयू मार्वल ने लिखी है। आपने नहीं पढ़ी है तो आपने पढ़ लेनी है क्योंकि वो इसमें आनी है, मतलब उसका एग्जाम्पल हम इसको लेके चलेंगे ना, देन ये वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो। तो टू हिज कोई मिस्ट्रेस एक पोइम है जिसमें बेसिकली दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो, उसमें जो एक फीमेल लवर होती है, एक मेल लवर होता है, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो मेल लवर होता है वही बोलता रहता है पूरे पोइम में, और वो क्या करता है पूरे पोइम में अपने आर्गूमेंट्स यूज़ करता है, अपने आइडियाज़ बताता है, अपनी बिलव्ड की प्रेस करता है। बेसिकली ये सब करके वो अपनी बिलव्ड को अप्रोच करता है टू बी विद हिम, टू लव हिम, है ना। और इफ आई से दैट, तो बेसिकली द पोइम इज अ सेडक्टिव पोइम। उसमें द स्पीकर says to his beloved that they may not have much time, no, so they should have sex with each other and not waste time anymore। लाइक काप डीम का कॉन्सेप्ट मेंशन है उसमें, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ना। उसमें वो बहुत तारीफ़ें करता रहता है अपनी बिलव्ड की, और उसके कहता है कि यू शुड लव मी, है ना। जबकि जो फीमेल पार्टनर होती है वो उतना इंटरेस्ट नहीं शो करती है। तो जब हम ये पोइम पढ़ते हैं तो सपोज कोई पर्सन है जो थोड़ा सा फेमिनिस्ट है, तो उसको क्या लगेगा उस पोइम को रीड करके कि इसमें ना जो बिलव्ड है वो अननेसेसरी फीमेल लवर को तंग किए जा रहा है, या फिर उसको उस पर डोमिनेंट, उसको उससे डोमिनेंट हो रहा है ना। वो क्योंकि वो अपने आर्गूमेंट से ऐसे यूज़ करता है उस पोइम, उसकी तारीफ़ें करता रहता है, उसको अलग अलग तरीक़ों से ये बताता है कि देखो टाइम तो है नहीं, है ना, तो यू शुड लव मी, यू शुड लव मी, ऐसे वो बार बोलता है। तो ये फेमिनिस्ट क्या कहेगी कि नहीं ये तो गलत है, ही इज़ नॉट हैव सच राइट्स ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा, एक फेमिनिस्ट रीडर को वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। वहीं अगर एक पर्सन है जो बहुत रोमांटिक है ना, या न्यूट्रल है, तो जब वो इस पोइम को रीड करता है तो वो क्या समझेगा कि अरे ये तो सिर्फ एक लविंग पोइट्री है ना, जिसमें एक बिलव्ड अपनी फीमेल पार्टनर को अपना एक लव एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसके लिए वो सिर्फ एक रोमांटिक पोइट्री है। वहीं तीसरा कोई पॉलिटिकल है, कोई जो थोड़ा पॉलिटिक्स सोचता है, तो वो उसमें क्या चीज़ नोटिस करेगा कि इसका क्या थीम है, उसके लिए वो क्या होगा, उसमें पावर का कॉन्सेप्ट होगा कि इसमें जो मेल है वो डोमिनेंट है और जो फीमेल है वो बोलती ही नहीं है पूरी पोइम में, है ना। वो उसके तो मतलब कोई लाइंस ही नहीं है, सारी लाइंस मेल की ही हैं, मतलब मेल लवर की ही हैं, वही पूरे पोइम बोलता रहता है। थोड़ा मतलब ऐसा भी है, ऐसी भी चीज़ें हैं कि वो नोटिस करेगा कि इसमें मेल डोमिनेंट है। तो कहने का क्या मतलब है कि एक ही वर्क है, 3 अलग रीडर्स हैं, 3 अलग रीडर्स के लिए 3 अलग मीनिंग्स हैं और तीनों ही सही हैं, ठीक है। ये कहती है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी कि मीनिंग फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कौन रीड करता है, कब रीड करता है, उसका माइंड क्या कहता है। ओके, ये मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, की फीचर्स नहीं, एक रह गया। द ऑथर्स इंटेंशन इज नॉट द फाइनल वर्ड, रीडर हेल्प क्रिएट द मीनिंग। कि ऑथर का जो क्या इंटेंशन है, कि वो क्या कहना चाहता है, ये इधर मैटर नहीं करता है। इधर मैटर क्या करता है, इधर मैटर करता है कि रीडर क्या सोचता है, रीडर ने क्या कंस्ट्रक्ट किया है उस वर्क को रीड करके। मतलब यहाँ पे जो पावर है वो रीडर के पास है, ऑथर के पास नहीं है। तो जब भी किसी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी अगर हम किसी वर्क के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, तो उधर रीडर को मेन रखा जाता है, उसके व्यू मैटर करते हैं। राइटर को माइंड में रख के उस वर्क की स्टडी नहीं करनी है, ये थ्योरी कहती है। ओके, की फीचर्स, लैंग्वेज इज स्लिपरी और डिफरेंट एंड नो वन क्लियर मीनिंग। मतलब लैंग्वेज अलग होती है, मतलब किसी के लिए लैंग्वेज किसी सेंटेंस का ये मतलब
होता है, कोई किसी सेंटेंस का मतलब ऐसे निकालेगा, कोई वैसे निकालेगा, मतलब कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, सेंटेंस एक ही है, लेकिन उसके अपने रीडर के अपने माइंड के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव नेगेटिव बन सकता है, डिपेंड करता है, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है ना, उसका एक क्लियर मीनिंग नहीं है। आगे, टेक्स्ट कॉन्ट्राडिक्ट देमसेल्व्स, कि टेक्स्ट ऑपोजिट बन सकते हैं एक दूसरे से। लिटरेचर ऑफन शोज टेंशन बिटवीन व्हाट इट सेज एंड व्हाट इट इम्प्लाइज। बेसिकली कि कोई जब भी आप कोई टेक्स्ट रीड करते हो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट हुई होती है। लिटरेचर ऑफन शोज टेंशन बिटवीन व्हाट इट सेज, कि मतलब उसमें कोई कैरेक्टर है, वो कुछ कह रहा है ना, कि सच अ ब्यूटीफुल डे, सच अ प्लेजेंट डे, पर जिसने उस वर्क को स्टडी किया है उसे ही पता है कि आखिर उसका वर्क उतना प्लेजेंट है कि नहीं है, कि ये सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है। मतलब कई बार हम बोल देते हैं ना कि दिन बहुत बुरा जाता है, एंड वी से अरे सच अ गुड डे, मतलब आयरनी होती है ना, आयरनी होती है। तो हम उस आयरनी के अकॉर्डिंग होता है ये कि कह कुछ रहा है, पर उस रीडर को ही पता है कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, नो फिक्स ट्रूथ, कि एक ट्रूथ नहीं है, देयर इज़ नो सिंगल इंटरप्रिटेशन कि यही सही है, नहीं ऐसा नहीं है, जितने इंटरप्रिटेशन है सारे सही हैं, पर एक्चुअली डिपेंड भी करता है कि कौन किस चीज़ से इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, फेमस पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स कौन है? जैकोस डेरिडा, रोलैंड बर्थेस, माइकल फौकॉल्ट। ठीक है, ये 3 नेम्स से प्रोनाउंसिएशन आपने देख लेनी है। तो इधर हमने पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी कवर कर ली है, आगे और एक्सपेंड करना है तो आपने खुद से थोड़ी सी स्टडी करनी है। ओके, तो फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट है, ये थ्योरी अगेंस्ट है स्ट्रक्चरलिज्म की, तो हम अब वो भी स्टडी करेंगे सो दैट हम अपने आंसर में और पॉइंट्स इंक्लूड कर सकें। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।